अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट एरिया है वो कहलाता है कैश हैंडलिंग प्रोसीजर्स। कैश हैंडलिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं और क्यों किए जाते हैं? देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जहां पे पैसे की बात आ जाए ना, वहां पे इंसान का दिल जो है वो डगमगा जाता है। उसके जहन में पैसा देख के लालच आ जाता है, और लालच के चक्कर में या तो वो फ्रॉड करता है या फिर वो चोरी करता है। कैश हैंडलिंग प्रोसीजर जो है वो इसीलिए रखा जाता है ताकि मैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और चोरियों से बच सकूं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कैश हैंडलिंग प्रोसीजर का? कि मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है वो मैं रिकॉर्ड करूं, जो भी पैसा मेरे पास से जा रहा है, या जो भी पैसा मेरे पास से जा रहा है वो भी रिकॉर्डेड हो। अगर मैंने किसी को पैसा दिया है तो प्रॉपर्ली उससे रिसीविंग ली जाए। अगर मैंने पैसा कहीं से रिसीव किया है तो उसको प्रॉपर्ली मैं जाके बैंक में जमा करवाऊं, ताकि पैसा जो है उसका लेना और देना, उसका आना और जाना, उसका रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्रिस्टल क्लियर हो मेरे पास। अगर आप कैश मैनेजमेंट समझना चाहते हो, प्रोसीजर समझना चाहते हो, तो आप ये समझ लो कि कैश मैनेज करना कभी भी एक बंदे के हाथ में होना ही नहीं चाहिए। कैश मैनेजमेंट प्रोसीजर्स कभी भी एक बंदे के हाथ में नहीं होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? अगर मैं एक ही बंदे को सारे काम दे दूं तो उसके लिए फ्रॉड करना इजी हो जाएगा, उसके लिए चोरी करना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसी को पता है कब आना है, कहां से आना है, कितना आना है। उसी ने रिसीव करना है, उसी ने जाके बैंक में जमा करवाना है, किसी और को इसका इल्म भी नहीं है। तो ये मेरे लिए खतरनाक सिचुएशन बन जाती है कि मैं एक ही बंदे को सारे कैश हैंडलिंग के मामला दे रहा हूं, और फिर उसके लिए कदरे आसान हो जाए कि वो आराम से उसमें से अपना अलग करता रहे थोड़ा थोड़ा कैश, और किसी को पता भी ना चले। अब प्रॉपर्ली पढ़ते हैं कैश हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है। कैश हैंडलिंग प्रोसीजर शुड प्रिवेंट फ्रॉड और थेफ्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चोरी और दो नंबरी से बचने का तरीका है कैश हैंडलिंग प्रोसीजर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश हैंडलिंग प्रोसीजर रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर: all money received are recorded, all money received are banked, cash and checks are safeguarded against loss or theft, all banks are authorized, all payments are authorized, made to the correct recipient and recorded, payments are not made twice for the same liability। ये जो बातें लिखी हुई हैं ये आप लोग बचपन से अकाउंटिंग में भी पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई जो पैसा आपको मिला उसको रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, कैश डेबिट और उसके अगेंस्ट जो भी आ रहे हैं, या फिर बैंक को डेबिट कर दो अगर आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है, तो आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो। अगर आपने किसी को पैसा देना है, या आपकी कंपनी में अगर पैसा रखा हुआ है, तो वो प्रॉपर्ली सेफ होना चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए कि उसको चोरी चोरी ना कर सके, उसके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। कैसे? भाई, आपने जहाँ पे पैसा रखा हुआ है, जिस बंदे के इख्तियार में है वो सारा पैसा, उसके सर पे दो कैमरे लगा दो जिसमें आवाज भी आ रही हो। कभी भी चोरी नहीं करेगा बंदा, जब उसको पता होगा ना मुझे कोई देख रहा है, सुन रहा है, कभी भी चोरी नहीं करेगा। या अब आप बात करते हो चेक्स की, तो चेक्स को किस तरीके से सेव किया जाए? अगर खुदा ना खास्ता कहीं गुम हो जाता है चेक, तो कैसे उसको सेव किया जाए? उसको स्टॉप कर दो फॉरन। उसका एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर। ऑल पेमेंट्स आर ऑथराइज, मेड टू द करेक्ट रिसिपिएंट एंड रिकॉर्डेड। आप जो पेमेंट कर रहे हो वो प्रॉपर्ली देखभाल के करो, ऑथराइज करवा के करो, ताकि आपकी पेमेंट जो है वो सही तरीके से सही बंदे के पास जाए, और फिर उसको रिकॉर्ड भी करो। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, पेमेंट्स आर नॉट मेड ट्वाइस फॉर द सेम लाइबिलिटी। ये तो हमें भी पता है कि भाई अगर एक बंदे को एक दफा पेमेंट कर दी तो उसको दोबारा पेमेंट नहीं करनी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हियर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि एक बंदे के हाथ में तो कभी नहीं देना काम। आप ये काम दो अलग अलग लोगों को, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करो, ड्यूटीज को बांटो। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग कैश व्हेन इट अराइव्स इन द पोस्ट शुड नॉट बी द सेम एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंकिंग इट। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बंदा कैश ले भी रहा है और उसी को जाके जमा भी करवा रहा है, तो उसके लिए तो फ्रॉड के चांसेस कितने आसान हो गए। आइडियली द कैश बुक शुड बी रिटन अप बाय अ फर्दर स्टाफ मेंबर। जो हम कैश बुक बनाते हैं वो भी कोई और बंदा बनाए, एंड अ फोर्थ स्टाफ मेंबर शुड रिकनसाइल द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। और फिर उनके ऊपर एक ऑडिटर बैठा हुआ हो जो कि रिकनसाइल करे आके कि हाँ भाई जो चीज उन्होंने लिखी है वो वहां पहुंची भी है। Records of cash are obviously also at the heart of the company's accounting record. Therefore, if these accounting records are to fulfill legal requirement, cash must be recorded promptly. इसका क्या मतलब है जनाब? इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था, कैश कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंपनी के ना लिखा हुआ होता है कि हाँ भाई किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है। और आइडियली होना भी यही चाहिए कि जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, उसमें सबसे पहले आपको कैश को रिकॉर्ड करना चाहिए। उसकी वजह यह कि आपकी कंपनी बेस ही कैश पे करती है। अगर कैश नहीं है, भले आप प्रॉफिट में हो, कंपनी डूब जाएगी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो कैश मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली। की प्रोसीजर ऑफ कैश हैंडलिंग क्या है? अगर मैं रिसीट्स की बात करूं तो उसमें कौन कौन से की प्रोसीजर आ जाते हैं? प्रॉपर पोस्ट ओपनिंग अरेंजमेंट। आपने जब कैश ओपन किया, कैश ओपन करने का क्या मतलब होता है? आपने कभी बैंक में देखा है ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है डेली बेसिस पे? तो उसमें वो करता क्या बंदा? कैश की क्लोजिंग करता है, वो अपना कैश चेक करता है, अपने सिस्टम में चेक करता है, सेम आ रहा है, ओके, क्लोज करके चले गए। अगले दिन आता है, कैश अपना काउंट करता है, सिस्टम में चेक करता है, सेम आ रहा है, ओके, शुरू कर दो काम। प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग, जैसे जैसे कैश आया रिसीव करते रहो, रिकॉर्ड करते रहो। प्रॉम्प्ट बैंकिंग, कैश मिला फॉरन बैंक में जमा करवाओ, वेट नहीं करो। रिकंसिलिएशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ कैश रिसीव्ड एंड बैंक, और फिर चेक करो जो कैश मिला है वो पूरा का पूरा बैंक में गया या नहीं गया। अच्छा, ये अब हमारे पास है कैश एट बैंक एंड एंड हैंड रिसीट्स। आई गेस ये चीज मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर्ली पढ़ा है तो। लेकिन चलो,
पार्ट है, पढ़ लेते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन वेरियस फंक्शन लिस्टेड बिलो इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, जैसे कि सेफगार्ड टू प्रिवेंट इंटरसेप्शन ऑफ मेल बिटवीन रिसीट्स एंड ओपनिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू सुपरवाइज मेल, प्रोटेक्शन ऑफ कैश एंड चेक, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, ओनली सर्टेन मेंबर्स अलाउड। अमाउंट रिसीव्ड लिस्टेड व्हेन पोस्ट ओपन, ओके, पोस्ट स्टैम्प विद डेट एंड रिसीट्स, ओके। अब जरा इस चीज को पढ़ो, रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट्स बाय पोस्ट। अगर मुझे पैसा मिल रहा है वाया पोस्ट, यानी कि मेरे पास चेक आ रहा है वाया पोस्ट या कुरियर, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो चेक हम भेज रहे हैं वो रास्ते में खुले नहीं, वो चेक रास्ते में खुले नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? उस चेक को कभी भी अकेला नहीं भेजो, उस चेक को कभी भी अकेला नहीं भेजो। उस चेक के साथ आप डेफिनेटली कोई ना कोई चीज साथ भेजो, जैसे कि कोई इनवॉइस भेज दी आपने, कोई रेमिटेंस भेज दी, ताकि किसी को ये खदशा ना हो कि ये चेक है। अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू सुपरवाइज मेल, एक बंदा रखो जिसका काम ही है कि वो चेक करे कि यार ये जो पेमेंट आप भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो, ये रास्ते में खुली ना हो, ये किसी के हाथ ना लगी हो। प्रोटेक्शन ऑफ कैश एंड चेक, जिस जगह पे कैश रखा हुआ है, जिस जगह पे चेक्स रिसीव हो रहे हैं, वहां पे हर बंदा जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। अमाउंट रिसीव लिस्टेड व्हेन पोस्ट ओपन, आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना, वो आपके पास पहले से भी मौजूद होना चाहिए कि हाँ भाई ये अमाउंट मुझे रिसीव होना है। रिसीव हुआ, आपने रिकनसाइल किया, और फिर पोस्ट स्टैम्प विद डेट ऑफ रिसीव, जैसे ही आपको रिसीव हुआ आपने ओके किया, रिसीविंग बनाई, लगा दी डेट के साथ कि यस हमें ये रिसीव हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल्स एंड कलेक्शन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिसीट ऑफ कैश बाय कैशियर्स ओनली और बाय सेल्समैन एटसेट्रा। अगर आप जाते हो, लेट्स जस्ट से आप इम्तियाज में जाते हो, इम्तियाज में आप सामान खरीदने गए, तो क्या किसी को भी ऐसी कैश पकड़ा दोगे, या जब आप पेमेंट करने जाओगे सिर्फ कैशियर को कैश पकड़ाओगे? ऑब्वियसली कैशियर को कैश पकड़ाओगे। एविडेंस ऑफ रिसीट्स ऑफ कैश, और जब आप उसको कैश देते हो वो आपको क्या कहता है, अपनी रिसीट्स लेके जाइएगा एज एन एविडेंस, सीरियल नंबर रिसीव फ्रॉम कैश रजिस्टर इनकॉर्पोरेटिंग सील टेल रोल्स। आपको जो पर्ची देते हैं ना, दीज आर टेल रोल्स, और सीरियली नंबर्ड रिसीट्स फॉर्म, आपकी हर रिसीट के ऊपर एक इनवॉइस नंबर होता है, दैट इज योर सीरियली नंबर्ड रिसीट फॉर्म्स। क्लियरेंस ऑफ कैश ऑफिस एंड रजिस्टर्स, अब जब वो बंदा अपनी ड्यूटी खत्म करता है तो वो करता क्या, देखो इम्तियाज में पूरे दिन में 12-12 घंटे की दो लोगों की ड्यूटी होती है, या चलो 10-10 घंटे की दो लोगों की ड्यूटी होती है इम्तियाज में। एक बंदा 10 घंटे काम करने के बाद, दूसरे बंदे के आने के बाद, पूरा का पूरा कैश जो है अपना वो क्लोज करता है, रिकनसाइल करता है सिस्टम के साथ, क्लियरिंग में डालता है, हैंड ओवर करता है, चला जाता है। अग्रीमेंट ऑफ कैश कलेक्शन विद टिल रोल्स, जो मैंने कहा था रिकनसाइल करता है। अग्रीमेंट ऑफ कैश कलेक्शन विद बैंकिंग, अब कुछ लोग हैं इम्तियाज में जाते हैं कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वो भी अग्री करना चाहिए कि हाँ यार ये पेमेंट हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैश शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस, अब इमेजिन करो फॉर अ टाइम बीइंग, आप कहते हो कि इम्तियाज का एक बंदा आया था, उससे उस ब्रांच के मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर ने उससे 5,000 रुपए लिए, ब्रांच मैनेजर ने उससे 5,000 रुपए लिए फॉर एक्स वाई जेड पर्पज। अब जब वो शाम को क्लियरिंग कर रहा था सारी, तो उसके पास 5,000 रुपए शॉर्ट आ रहे हैं, उसने वो 5,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं किया, उसके पास 5,000 क्या आ रहे हैं, शॉर्ट आ रहे हैं। अब वो बेचारा परेशान हो गया, तो अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो 5,000 गए तो गए कहाँ। सही, अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो 5,000 कहाँ गए, जिसमें आपके पास ये भी आता है कि आप कैमरा निकाल के, बाकायदा वीडियो निकाल के चेक करते हो कि आपने किस किस को पेमेंट किए, किस किस से पैसे लिए, किस किस को पैसे दिए। सही, जनरल कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग की बात करते हैं हम। प्रॉम्प्ट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कैश बुक लेजर अकाउंट्स, जैसे ही आपको पैसा मिल रहा है आप साथ साथ रिकॉर्ड करते जाओ। लिमिटेशन ऑफ ड्यूटीज रिसीविंग कैशियर्स, आपके जो कैशियर्स है ना, उनको आप हर चीज का एक्सेस नहीं दो, उनके पास सिर्फ इतना एक्सेस होना चाहिए कि वो कैश कलेक्ट कर सकें और रिसीट बना सकें, या प्रिंट कर सकें, बना भी ना सकें, सिर्फ प्रिंट कर सकें, कैश कलेक्ट करके रिसीट को वो प्रिंट कर सकें, क्योंकि अगर उनके पास ज्यादा इख्तियार होगा तो दैट मींस देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड। हॉलीडे अरेंजमेंट्स, जो बंदे आपके पास काम कर रहे हैं उनको आप बीच में छुट्टी भी दो भाई, ये ना हो कि वो किसी दिन उकता के भाग जाए। गिविंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट्स, क्या मतलब, अब जो इम्तियाज आपको रिसीट देता है, उस रिसीट में सिर्फ आपके पास नहीं आती वो रिसीट, उसकी एक कॉपी इम्तियाज अपने पास भी रिटेन करता है। रिसीट्स जो है वो उनके बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है डायरेक्टली, रिसीट्स उनके बुक में रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कस्टडी ऑफ रिसीट्स बुक, कंपैरिजंस विद कैश बुक रिकॉर्ड एंड बैंक पेइंग इन स्लिप्स, आप अपने कैश बुक को चेक करते हो अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंकिंग, डेली बैंकिंग होनी चाहिए, जो कैश आया रोज के रोज भाई जाके जमा करवाओ। मेकअप एंड कंपैरिजन ऑफ पेइंग इन स्लिप अगेंस्ट इनिशियल रिकॉर्ड्स एंड कैश बुक्स, आप जो भी पैसा जमा करवा रहे हो ना, उसको डेली बेसिस पे रिकनसाइल भी करो। बैंकिंग ऑफ रिसीट्स, इंटैक्ट कंट्रोल ऑफ डिस्बर्समेंट, देखो अब एक चीज समझना जरा, मैं तब से एक ही बात कर रहा हूँ कि आप रिकनसाइल करो, रिकनसाइल करो, रिकनसाइल करो। यहाँ पर एक चीज समझना, आपके लेट जैसे इम्तियाज की ही बात करते हैं वन सेकेंड, इम्तियाज के पास कितने लोग आते हैं जो कैश में फॉरन फॉरन पेमेंट करते हैं?
कितने लोग आते हैं जो कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब इम्तियाज के ऐसे एक डीएचए वाली ब्रांच में, जो आपका कयूमाबाद वाली ब्रांच है, वहां पर इम्तियाज में 16 काउंटर लगे हुए, कैश रिसीट्स काउंटर। 16 काउंटर में दिन के 10-10 घंटे के 2 लोग बैठे हुए होते हैं, यानी कि 32 लोग एट अ टाइम इम्तियाज में काम कर रहे हैं जो सिर्फ कैश रिसीव कर रहे हैं। तो क्या वो 32 के 32 लोग अलग अलग जाके जमा करवाते होंगे कैश? नहीं। होता यह है कि ये सारा का सारा कैश जाता है एट दी एंड किसके पास? ब्रांच मैनेजर के पास। ये सारा का सारा कैश एट दी एंड ब्रांच मैनेजर के पास जाता है, और फिर ब्रांच मैनेजर के पास बैंक खुद चल कर आता है। बैंक वाले आते हैं अपनी वो 72 गाड़ियों में, बैंक की जो बुलेट प्रूफ कार्स होती हैं जिसमें वो कैश कलेक्ट करके जाते हैं, वो खुद आते हैं बैंक के पास। इम्तियाज उनको एक रिसीट बना के देता है, बैंक वाले उस पर स्टैंप करते हैं और बैंक वाले उससे कैश ले जाते हैं। और इम्तियाज का काम सिर्फ ये है कि वो अपनी रिसीट्स, अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स को जो है वो मेंटेन करके रखे। सही। अच्छा, सेफ गार्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओपनिंग न्यू बैंक अकाउंट। हर बंदा जाके इम्तियाज के नाम से बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता। लिमिटेशन ऑफ ऑन कैश फ्लोट्स। जो कैश आप आगे पीछे हिला रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, हर बंदा नहीं कर सकता। एक बंदा ऑथराइज होना चाहिए प्रॉपर, जिसका काम ही है कि वो जाके सबको कैश दे, थोड़ा थोड़ा जाके सबसे कैश कलेक्ट कर ले। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि वो 32 लोग जो वहां बैठे हुए हैं कैश कलेक्ट कर रहे हैं, हर बंदा जाके तो पैसे नहीं देता होगा ना। एक बंदे का काम ये होता है कि वो जाता है, रोज पैसे कलेक्ट करता है, पैसे कलेक्ट करता है, और पैसे कलेक्ट करने के बाद ब्रांच मैनेजर को जाके दे देता है। और उसी बंदे का काम ये होता है कि वो रोज सुबह हर अपने काउंटर पे ब्रांच मैनेजर से पैसे लेता है, काउंटर पे जाके पैसे जमा करवा देता है। ताकि देखो, आपने कभी देखा कि इम्तियाज वाले कहें कि हमारे पास काउंटर में पैसे नहीं है? क्यों? क्योंकि वो उनके ब्रांच मैनेजर से लेते हैं और काउंटर में डाल देते हैं सुबह सुबह। आप जब भी जाओ इम्तियाज में, आप सुबह 9:30 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, रात को 12-1 बजे जाओ, इम्तियाज के काउंटर में कभी कोई बंदा ये नहीं आपको कहेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं पड़े अभी। क्योंकि उनकी कैश की साइकिल इस तरह से चल रही होती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट आउट ऑफ कैश रिसीव। हर बंदा कैश रिसीव करने के बाद पैसे ना दे किसी को भी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू कैश रजिस्टर इन ऑफिस। कैश काउंटर पे एक वही बंदा बैठा हुआ होता है जो कैश में डील कर रहा है, हर बंदा नहीं आ सकता वहां पे। इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन कैश फ्लोट्स। एक बंदा आपने रखा हुआ है जिसका काम ही है वो चेक कर रहा है भाई कोई कैश इधर उधर तो नहीं हो रहा। सरप्राइज कैश काउंट। किसी भी एक काउंटर पे जाके आपने फॉर एग्जांपल एक नया बंदा अपॉइंट किया इम्तियाज ने, अब इम्तियाज को शक जा रहा है कि यार ये बंदा जो है ना शायद प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इम्तियाज गया उसके पास, उसको जाके बोलता है यार चेक करो तुम्हारा कैश कितना पड़ा हुआ है। कस्टडी ऑफ कैश आउटसाइड ऑफिस आवर्स। 10 घंटे पूरे हो गए, ले लो इससे सारा कैश, इससे सारा कैश ले लो। मजे की बात सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप किसी भी बड़े सुपरमार्केट में चले जाओ, आप किसी भी बड़ी सुपरमार्केट में चले जाओ, वहां का जो कैश काउंटर पे बंदा बैठा हुआ होता है, उसको अपनी जेब में कैश रखना अलाउड नहीं है। वो अपना वॉलेट, अपने सारे पैसे, अपने बैंक के कार्ड्स, अपनी सारी चीजें लॉकर में रख के आता है। उसको अलाउड नहीं है कि वो अपनी जेब में अपना जाती कैश भी रखे। क्यों? क्योंकि जब वो उस काउंटर से उठेगा तो उसके पास से सारा कैश ले लिया जाएगा, और जब वो अगले दिन काउंटर पे आएगा तो मेक श्योर किया जाता है कि उसके पास कोई कैश मौजूद ना हो। कस्टडी ओवर सप्लाई एंड इश्यूज ऑफ चेक्स। हर बंदा जो है ना चेक्स भी ना दे सके। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल कर रहा है, मैं अकाउंटिंग क्लर्क हूं, मैंने चेक फाड़ के दे दिया किसी को, या मेरा बॉस का दिल कर रहा है कि जी वो चलो वो सीएफओ है लेकिन वो भी अपनी मर्जी से चेक नहीं दे सकता किसी को। इसके लिए भी ऑथराइज्ड एक बंदा होता है, ऑथराइजेशन होती है प्रॉपर। प्रिपरेशन ऑफ चेक रिस्ट्रिक्टेड। हर बंदा चेक बना भी नहीं सकता। चेक बनाने का काम भी किसी एक बंदे का होगा, वो भी प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद। सेफ गार्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स। सेफ गार्ड्स ओवर मैकेनिकली साइंड चेक्स, चेक्स कैरिंग प्रिंटेड सिग्नेचर। प्रिंटेड सिग्नेचर वाले चेक आपने कभी ना देखे हो तो मैं आपको बता दूं ये होते क्या है। अक्सर औकात कंपनीज में जहां 500-600 लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इंडस मोटर की, तो इंडस मोटर में कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, या जनरल टायर की अगर बात करूं, या गेट्स फार्मा की बात करूं, तो ये वो कंपनीज हैं जहां पे एट अ टाइम आपकी जो लेबर है खाली, वो तकरीबन तकरीबन भी 1000-1500 के करीब काम कर रही होती है। अब 1000-1500 चेक्स पे तो मैं साइन नहीं करूंगा ना बैठ के। तो इस सूरत में होता क्या है, हम एक मैकेनिकली साइन चेक्स निकालते हैं या प्रिंटेड चेक्स निकालते हैं, जिसपे अमाउंट भी प्रिंटेड होता है, साइन भी प्रिंटेड होता है। और ये जो चेक्स हैं, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कोई चेक अनऑथराइज ना हो, कोई चेक अनऑथराइज ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, रादर देन के मैं 1500-2000 लोगों का चेक निकालूं, रादर देन के मैं 1500 से 2000 लोगों का चेक निकालूं, मैं क्या करता हूं, मैं बैंक को एक लेटर बना के देता हूं और बैंक को एक चेक बना के देता हूं। अब वो जो लेटर है उसमें 1500 लोगों का नाम है जो कि वेरीफाइड है, वो जो चेक है उसमें बैंक जाके अलग से वेरीफाई करता है कि हाँ यार इस बंदे की नॉर्मली इतनी सैलरी जाती है, इतनी जानी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगी तो बैंक आपको फोन करेगा फौरन कि भाई इससे ज्यादा क्यों है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये चेक की जाती हैं, ताकि जो बैंक अकाउंट से भी पैसा जा रहा है वो भी आपका सेफ रहे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इशू ऑफ ब्लैंक और बेयरर्स चेक। मतलब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ब्लैंक चेक तो कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए, ना बेयरर चेक देना चाहिए। हमारे चेक के ऊपर लिखा हुआ था ना पे, आगे डैश और बेयरर, ये बेयरर तो हमेशा काट के दो, वरना जिसके हाथ में चेक है वो ले जाएगा। सेफ गार्डिंग ऑफ आईओयूज कैश इन ट्रांजिट। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को पैटी कैश दिया है या उधार दिया है,
तो उसका आईओयू हमेशा संभाल के रखो। उसका आईओयू हमेशा संभाल के रखो। अगर वो गुम हो गया तो ना आप इख्तियार रखते हो कि आप उससे पैसे लो, ना वो एम्प्लॉय पाबंद है कि वो आपको पैसे दे। इंश्योरेंस अरेंजमेंट, कैश भी इंश्योर्ड होना चाहिए आपका। आपका बैंक अकाउंट भी इंश्योर्ड होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कल को, अगर अल्लाह ना करे, कल को अगर कोई वाकया पेश आता है तो आपका जो पैसा है वो आपका रिकवर हो जाए। और अगेन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम सबको बनानी चाहिए ताकि हम चेक कर सकें कि जो पैसा आपने बैंक में दिया है वही पैसा आपके पास रिकॉर्ड में आ रहा है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। हमारे पास कैश हैंडलिंग प्रोसीजर में आखिरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं कैश एट बैंक इन हैंड पेमेंट्स। अब जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कैश को किस तरीके से हैंडल करना है ये भी एक बहुत बड़ा काम है। कैश हैंडलिंग प्रोसीजर ओवर पेमेंट इंक्लूड्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू कैश एंड चेक्स। अगेन, रिसीट्स हो या पेमेंट्स हो, एक चीज तो आप अपने जहन में बिठा लो कि हर बंदे को उस जगह पे आना अलाउड नहीं है जहां पे मैं मेरे पास कैश इक्विवेलेंट रखा हुआ है। चेक पेमेंट को कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चेक रिक्विजिशन। आपको जब भी किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करनी हो तो आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रखोगे हर चीज को। प्रॉपरली हर चीज को आप क्या रखोगे? डॉक्यूमेंटेड। एक प्रॉपर चेक रिक्विजिशन आनी चाहिए। उस चेक रिक्विजिशन में उसका परचेज ऑर्डर नंबर होना चाहिए, क्यों चेक दे रहे हो ये भी होना चाहिए, अगर कैंसिल हो गया तो किस तरीके से करोगे ये सब होना चाहिए उसके अंदर। अथॉरिटी टू साइन द चेक। हर बंदा राह चलता चेक साइन नहीं कर सकता। चेक साइन करने के लिए आपके पास एक मेन बंदा होना चाहिए और एक उसका सब्सटीट्यूट होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग सब्सटीट्यूट? देखो कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली नॉर्मली आपका जो चेक साइन होता है वो कौन करता है? आपका सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। नाउ इमेजिन फॉर अ मोमेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, ही और शी वेंट आउट ऑफ टाउन और मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो क्या मैं सीएफओ के आने का वेट करूंगा? नहीं। वहां पर मेरे पास एक अदद सब्सटीट्यूट होता है। वहां पर मेरे पास एक अदद सब्सटीट्यूट होता है सिग्नेटरी के तौर पे। मैंडेट सबको नहीं दिया जाता लेकिन किसी एक को देना लाजमी होता है। उसकी वजह क्या है कि इन केस अगर ये बंदा हमारे पास नहीं है तो उसका कोई सब्सटीट्यूट मौजूद हो। लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी टू स्पेसिफिक अमाउंट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने मैंडेट तो दे दिया सब्सटीट्यूट को, लेकिन मैंने इस पर लिमिट लगा दी। क्या लगा दी? लिमिट लगा दी कि भाई ये 50 लाख से ऊपर की पेमेंट नहीं कर सकता। तो अब 50 लाख से ऊपर की पेमेंट सब्सटीट्यूट के हाथ से जा ही नहीं सकती। नंबर ऑफ सिग्नेटरीज। ऑल चेक्स, लार्जर चेक्स रिक्वायर मोर देन वन सिग्नेचर। भाई अब 50 लाख की अगर पेमेंट है या 50 लाख से ऊपर की अगर पेमेंट है, अब 5 मिलियन, अब 5 मिलियन अगर पेमेंट है तो आई नीड टू मेक श्योर कि ये पेमेंट जो है इस पे साइन हमेशा दो लोगों के हों। दो लोगों के साइन होने चाहिए हैं ताकि पेमेंट में कोई एम्बिगिटी ना रहे। प्रोहिबिशन ओवर साइनिंग ऑफ ब्लैंक चेक्स। अब ये तो अभी मैंने बताया कि ब्लैंक चेक तो साइन करना ही नहीं है। प्रॉम्प्ट डिस्पैच ऑफ साइन चेक्स। चेक जैसे ही साइन हो गया उसको फॉरन डिस्पैच करो, क्योंकि अगर वो चेक गुम हो गया तो गया फिर। ऑब्टेनिंग ऑफ पेड चेक्स फ्रॉम बैंक्स। पेमेंट्स रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली इन कैश बुक एंड लेजर। यहां पर एक पॉइंट उन्होंने नहीं लिखा हुआ, रिसीविंग ऑफ चेक्स डिस्पैच्ड। आप जो चेक डिस्पैच कर रहे हो उसकी रिसीविंग भी तो मुझे चाहिए कि कल को अगर कोई मुझसे पूछे हाँ भाई किसको भेजा था, कौन सा चेक नंबर था, क्या था, तो मेरे पास उसका डाटा होना चाहिए। ऑब्टेनिंग ऑफ पेड चेक्स फ्रॉम बैंक्स। अब आपने जो बैंक में चेक दिए वो भी आप बैंक से पूरा, मतलब जो चेक बैंक में प्रेजेंट हो गए वो भी आप बैंक से पूरा डाटा लेते हो। ये प्रेजेंटेड चेक्स कौन से, उसका जरा डाटा मुझे दो आप। पेमेंट्स रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली इन कैश बुक एंड लेजर। आपने जैसी पेमेंट की आप फॉरन कैश बुक में और लेजर में, जनरल लेजर में रिकॉर्ड कर दो। कैश पेमेंट। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे को पेमेंट कर रहा हूं मैं। कैंसिलेशन ऑफ वाउचर्स टू इंश्योर कैन नॉट बी पेड। आपने जो वाउचर कैंसिल किया है ना उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाओ और बड़ा बड़ा लिख दो कैंसिल, ताकि मेक श्योर हो जाए कि अब दोबारा वाउचर कोई पे नहीं करेगा। लिमिट्स ऑन डिसबर्समेंट। कैश पेमेंट नॉट मोर देन 100,000 रुपीज। 1 लाख से ऊपर की कैश पेमेंट मैं कर ही नहीं सकता। रूल्स ऑन कैश एडवांसेस टू एम्प्लॉइज, आईओयूज एंड चेक्स कैशिंग। ऑब्वियसली ये आपका पेटी कैश का सिस्टम है, आपको पता होगा। ऑल्सो रिमेंबर दैट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द कैश सिस्टम। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब मैं बात करता हूँ अपने कैश मैनेजमेंट की या कैश ऑपरेटिंग सिस्टम की या कैश साइकिल की। आई गेस ये सारी चीजें आप सबको समझ आ गई होंगी। किसी का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अच्छा, अब हमारा ये फाइनल पार्ट है कैश ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट का, द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है दैट रिप्रेजेंट्स के मार्केट के हिसाब से हमारी कंपनी के कैश बैलेंसेस पे क्या इंपैक्ट आता है और ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से हमारी कंपनी के कैश बैलेंसेस पे क्या इंपैक्ट आता है। ट्रेंड्स इन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कैश बैलेंसेस। ये बात हमेशा याद रखो। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और जिसकी वजह से हमारी कंपनी में कैश का बहाव, कैश फ्लोज जो है वो डिस्टर्ब होते हैं।
द इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स रेफर टू इकोनॉमिक कंडीशंस and in particular the rate of growth or decline a national economy on the global economy. Economies go through periods of high growth, lower growth and sometimes negative growth जिसे हम रिसेशन कहते हैं. अब जरा यूं समझो कि मैं एक ऐसे इकोनॉमी में बिजनेस कर रहा हूं जहां पर मेरा जो बिजनेस है वो स्टेबली ग्रो कर रहा है, वो बहुत एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रहा है मेरा बिजनेस. ऐसी सूरत में मेरे बिजनेस के लिए अच्छा तो यही है कि मैं वहां पे बिजनेस करता रहूं. लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि मैं यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था 2018 से. 2018 में हमारे बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, हमारे बैलेंसेस, हमारा कैश फ्लोज जो है बहुत अच्छे थे. 2019 में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, हमारे कैश फ्लोज बहुत अच्छे थे. बट जब बात की जाए 2020 की तो 2020 में कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव हो गई. क्यों? कोविड. कोविड की वजह से मेरी कंपनी की सेल्स गिर गई. कोविड की वजह से लोगों ने मेरा प्रोडक्ट यूज करना कम कर दिया. कोविड की वजह से लोग मुझसे सामान खरीदना मुझसे सामान खरीदने में लोगों की कमी पेश हो गई. क्यों? क्योंकि कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ताला लगा दिया था. अब इसकी वजह से हुआ क्या? मेरे जो कैश फ्लोज पॉजिटिव में आ रहे थे, ग्रो कर रही थी मेरी कंपनी, वो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चली गई, यानी कि रिसेशन की तरफ चली गई. मेजर फैक्टर्स इन द फाइनेंशियल एनवायरमेंट आर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द रिलेटिव ईज और डिफिकल्टी इन बोरिंग और रेजिंग कैपिटल. ये जो चीज है ना, किसी भी कंपनी को डुबोने के लिए अकेली चीज काफी है. शरह सूद, इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपनी को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है. सेकेंडली, आप कितना इजीली अपना कैपिटल रेज कर लेते हो या कितना इजीली आप बोरोइंग कर लेते हो, ये भी बहुत मैटर करती है आपकी कंपनी के कैश फ्लोज में. कोई क्यों आपकी कंपनी से शेयर्स खरीदेगा, कोई क्यों आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा, कोई क्यों आपको उधार देगा? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होना पड़ता है ताकि लोग आंख बंद करके हमें पैसा दे दें, ताकि लोग हम पे ज्यादा शक ना करें. लेकिन ये चीज मार्केट में बहुत मैटर करती है कि एक कंपनी जो इतना प्रॉफिटेबल थी आज वो उधार की सूरत में आ गई. इसकी क्या वजह है? When the growth rate in the economy is slowing down or when the economy is entering a period of recession, profitability will fall for many businesses. जो बिल्कुल सच बात लिखी है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोविड में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई. एंड सम में स्टार्ट टू इनकर लॉसेस. ये भी बात बिल्कुल सही है. कुछ लोग ऐसे होंगे जो लॉसेस में चले गए हों. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करूं, एजुकेशन सेक्टर प्री कोविड कैसा था? एजुकेशन सेक्टर प्री कोविड बहुत अच्छा था. मतलब आराम से एट अ टाइम एक क्लास में हमारे पास 30-30, 40-40 बच्चा बैठा हुआ होता था, क्योंकि सबको ये पता था कि भाई यहीं पे पढ़ना है. लेकिन पोस्ट कोविड हुआ क्या? पोस्ट कोविड क्या इंपैक्ट आया? पोस्ट कोविड स्टूडेंट्स के अंदर एक सुस्ती आ गई, स्टूडेंट के अंदर एक आलसीपन आ गया. वो क्या था आलसीपन? कि जब हम घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो हम क्यों कॉलेज जाके पढ़ें? स्टूडेंट के अंदर एक बात बैठ गई उनके जहन में कि यार जब हम घर पे बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं तो हम कॉलेज आने जाने का खर्चा क्यों करें? स्टूडेंट के जहन में एक बात बैठ गई, जब हम घर पे सुकून से अपने बेड पे लेटे हुए अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के हैंड फ्री लगा के पढ़ सकते हैं तो कौन रोज सुबह उठे, तैयार हुए और कॉलेज जाए? स्टूडेंट के जहन में एक बात आ गई कि जब टीचर हमें ऑनलाइन भी वो सारी चीजें पढ़ा सकता है तो फिर हम क्यों कॉलेज जाके अपना टाइम वेस्ट करें? तो पोस्ट कोविड ये एक इम्पैक्ट आया है. और यही ऑनलाइन के चक्कर में हमने पाकिस्तानियों ने एजुकेशन सेक्टर को और गंदा कर दिया. अब जो लोग ऑनलाइन बेचने पर आए उन्होंने क्या किया कि हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है ना. अब ऑनलाइन में हमारा क्या खर्चा, ना कोई बिजली का बिल, ना कोई एसी चल रहा है, ना कोई मसला हो रहा है, तो हम ऑनलाइन जो है ना अपने सब्जेक्ट को इतना गिरा देते हैं, अपने सब्जेक्ट की वैल्यू को इतना गिरा देते हैं कि बच्चा आके हमसे ऑनलाइन फ्री में ले जाए. ये पाकिस्तान में हुआ है. तो दो चीजों ने हिट किया पाकिस्तान को. एक ग्लोबल इकोनॉमी ने, जो कि हमारा इकोनॉमिकल एनवायरमेंट था, जो कि पोस्ट कोविड चेंज हुआ. और दूसरा हमारे फाइनेंशियल एनवायरमेंट ने, हमारे कंपेटिटर्स ने, जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, उन कंपेटिटर्स ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना डीवैल्यू कर दिया जिसकी वजह से जो अच्छे लोग थे उनको लॉसेज होना शुरू हो गए. व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन आर अनफेवरेबल, इंटरेस्ट रेट विल ऑफन फॉल और रिलेटिवली लो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पे बहुत इंपैक्ट आता है. सही. ये सारी चीजें हमें अपने जहन में बिठानी होती हैं कि जब आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही हो, आहिस्ता मंदी की तरफ जा रही हो, या मंदी में चली जाए, रिसेशन में चली जाए, तो बड़े बड़े कारोबार जो है वो बंद हो जाते हैं. जैसे अभी रिसेंटली मुझे सुनने में ये आया है कि देयर इज अ प्रोबेबल चांस कि बर्गर लैब जो है वो अपने ऑपरेशंस बंद कर देगा पाकिस्तान में. पाकिस्तान में ना सही तो कराची में बंद कर देगा बर्गर लैब. उसकी वजह क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस.
कराची में कंपटीशन बहुत है। बर्गर लैब जो बर्गर 600 में बेच रहा है, वही बर्गर बर्गर लैब के बराबर में सिंधी मुस्लिम पे सॉस खुला हुआ है 350 में दे रहा है। वही बर्गर कबाब जी फ्राइड चिकन 400 में दे रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी हमारी डाउन होती जा रही है, जिसकी वजह से लॉसेज में आ रहे हैं हम। नाउ, ऐसी सूरत में कारोबार को क्या करना चाहिए? द बिजनेस ट्राई टू प्रिजर्व देयर कैश एंड बिल्ड अप कैश बैलेंसेस इन द एक्सपेक्टेशन दैट द मनी विल सून बी नीडेड। हमें हमेशा ना बहुत ज्यादा प्रूडेंट होकर सोचना पड़ता है। हमें हमेशा बहुत ज्यादा प्रूडेंट होकर सोचना पड़ता है, स्केप्टिकल होकर सोचना पड़ता है कि यार अगर आज मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं उसको उड़ाऊं नहीं। Yes, investing surplus funds is necessary, but there should also be some retained earnings. Like I said, ज्यादा पैसा आने का मतलब ये है कि आप उसको मजीद रोल करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करो। आप बवक्ते जरूरत कुछ पैसा संभाल के रखो अपने पास, ताकि कल को आपको वो पैसा मांगना ना पड़े किसी से। अब कराची में बर्गर लैब की कितनी सारी आउटलेट्स हैं, और फिर मुझे एक बंदा आके ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समवन ब्लोड अ विसल इन माय ईयर, कि जी बर्गर लैब इज अबाउट टू शट देयर ऑपरेशंस इन कराची। कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज है। दूसरी चीज, बी रिलक्टेंट टू बोरो। आप पैसा संभाल के भी रखो और किसी से उधार भी नहीं लो, क्योंकि जब आपका कारोबार नहीं होगा तो उधार के ऊपर सूद कहां से दोगे? अपना पैसा संभाला हुआ होगा तो कम से कम ये तो पता होगा ना कि हाँ भाई अपना पैसा है, कहीं नहीं जाता। A different attitude to cash balance may be prevalent when the company is in the period of high growth. Business managers may be very confident about the future prospects for their business, and they may be much more willing to invest and take risks. अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो तेजी की तरफ जा रही है, मतलब ग्रो कर रही है, ग्रोथ में है, तो फिर तो आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे ना, कि आपको पता है हाँ यार जहां भी पैसा लगा, इकोनॉमी अच्छी है, पैसा रिटर्न मिल जाएगा। यहां पर अगर अब आपके पास पैसा कम भी मौजूद हो ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि आपको पता है कि आपका पैसा आप आज लगाओगे, एक हफ्ते बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा अच्छे रिटर्न के साथ। सही। अच्छा, ऐसी जगह पर जहां इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हो, वहां पे बिजनेस ना सिर्फ मुनाफा कमाते हैं, बल्कि आपका जो कैश फ्लो है वो नेट कैश इनफ्लोज में तब्दील हो जाता है। मतलब इसका, नॉर्मली मैं कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लोज का नेट निकालता हूं तो मेरे पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाता है। ऐसी सिचुएशन जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, वहां पर आपके पास इवेंचुअली कैश इनफ्लो ही रहेगा नेट में, आउटफ्लो के चांसेस बहुत कम होते हैं। सही। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट एरिया के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।